गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो यू विल बी फाइन। बाकी लोगों को भी कह दें काइंडली ऑनलाइन हो जाएं, ताकि स्टूडेंट्स को भी ना ऐसे कन्वे कर दें कि ऑनलाइन हो जाएं प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सिद्रा बेटा, बाकी लोगों को भी, बाकी क्लास फेलोज़ को भी बोल दो ऑनलाइन हो जाएं प्लीज़। ओके, लास्ट क्लास में हमने एस्थमा के बारे में डिस्कस किया था, उसको रिव्यू कर लेते हैं। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ARDS। थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर ज्वाइनिंग मी। बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स आर पास्ड अवे। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग एस्थमा।
एस्थमा क्या होता है? एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उसमें शार्डनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो जाती है, चेस्ट टाइटनेस होती है, कफिंग होती है, एयरवे नर्विंग होना शुरू हो जाते हैं। दो किस्में होती हैं इसकी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस्थमा, वन वाज इंट्रिंसिक एंड वन वाज एक्सट्रिंसिक एस्थमा, एंड बोथ वाज वर आईजी इंड्यूस्ड। एक्सट्रिंसिक एस्थमा जिसमें आईजीई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लग जाती थी, और उस एंटीबॉडीज ने क्या करना होता था, जो एयरवे थे उनको नैरो करना शुरू कर देती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाती है, म्यूकस प्रोडक्शन हो रही होती थी, कफिंग हो रही होती थी, म्यूकस प्लग फॉर्मेशन हो रही होती थी। इस वजह से जो एयरवे थे वो मज़ीद नैरो होने शुरू हो जाते थे और ऑब्स्ट्रक्शन में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। और इंट्रिंसिक एस्थमा में कोई भी इमोशनल स्टेटस की वजह से, इमोशनल इधर इट मे बी स्ट्रेस इंड्यूस्ड, इट मे बी एन इमोशनल इंड्यूस्ड हैप्पीनेस है, वट एवर कोई भी फीलिंग्स हैं दैट ट्रिगर्स आईजीई लाइक सिम्टम्स अपेयर्स होना शुरू हो जाती हैं। इस तरह की जब सिम्टम्स अपेयर होती हैं तो दैट वाज इंट्रिंसिक एस्थमा। तो इसके हमने ट्रीटमेंट को भी देखा था। ट्रीटमेंट में हमने ये कहा था कि ब्रोंकोडायलेटर्स देने चाहिए, स्टीरॉइड्स लेने चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट लिकोट्राइन इनहिबिटर्स देने चाहिए, जिनके अंदर मोटिलोकास्टोडियम के बारे में हमने डिस्कस किया था। H1 रिसेप्टर ब्लॉकर देने चाहिए लाइक एलर्जी के लिए। इंस्टेड ऑफ दैट अगर कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो एंटीबायोटिक्स आर रिकमेंडेड। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस की थी एस्थमा के अंदर। नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ये हमने पहले डिस्कस लिया था कि नेज़ल कैविटी के थ्रू भी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रही होती है, ओरल कैविटी के थ्रू भी हो रही होती है। एट द एंड ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स एल्वोलाई तक गैसेस एक्सचेंज होना शुरू हो जाती हैं। ये शार्ट सा इंट्रोडक्शन हमने पहले देख लिया था कि एल्वोलाई के ऊपर आके फ्री बेड के ऊपर आके ऑक्सीजनेशन हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट हो रही होती है, और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में अटैच होने के बाद सर्कुलेट करती है, और जहाँ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेट हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगेन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड बना देती है। दैट वाज नोन एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एंड इफ इट इज combined with carbon monoxide then it is known as कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। इस तरह कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मौजूदगी में दैट कार्बन डाइऑक्साइड वाज स्प्लिटेड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड अगेन बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है इन थ्री वेज। वन वाज इन द फॉर्म ऑफ थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, second was from the kidney, that was in the form of bicarbonates, and third one was in 7%, that was in dissolved substances। 23% जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू एक्सेल आउट हो रही होती है, रिमूव हो रही होती है। 70% बाइकार्ब्स की फॉर्म में किडनी से एलिमिनेट हो रही होती है, और 7% जो होती है ये डिजॉल्व सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन के साथ ज्वाइन करके बॉडी से एलिमिनेट हो रही होती है। एस्थमा रिएक्टिव एयरवे डिजीज है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज का भी नाम दिया गया है। इन्फ्लेमेशन वेरिंग कॉज, वेरिंग डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे हो रही होती है, और एस्थमा इज रिवर्सिबल इन अर्ली स्टेजेस अंटिल इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टेटस एस्थमेटिकस। अगर स्टेटस एस्थमेटिकस में पेशेंट चला गया देन इट विल बी रिवर्सिबल, बट अगर टाइमली उसको ट्रीट ना किया जाए तो स्टेटस एस्थमेटिकस में पेशेंट की डेथ हो सकती है। शॉर्ट रिव्यू है, ट्रिगर्स ऑफ एस्थमा में क्या क्या हो सकता है, लाइक कोई भी एलर्जी हो सकती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकती हैं, साइनसेस प्रॉब्लम हो सकती हैं, ड्रग एंड फूड एडिक्टिव्स हो सकते हैं, डिटेल्स हो सकती हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल या रिफ्लेक्स डिजीज हो सकती है, एंड इमोशनल स्ट्रेस। दीज आर द ट्रिगर्स that induced asthma. If we talk about the early and late phases of responses of asthma, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि वट एवर ट्रिगर कोई भी है जो कि क्या करता है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करवाता है। अब ये इन्फ्लेमेशन कैसे स्टार्ट होती है, इसके रिजल्ट में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं।
अब जैसे ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, जिनके अंदर वन इज इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स लाइक हिस्टामीन है, ब्रेडिकाइनिन है। तो ये ट्रिगर कैसे हो रही होती है, ये रिलीज कैसे हो रही होती है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी रिस्पॉन्स अगर आ रहा है, रिस्पॉन्स किस तरह का है, लाइक ट्रिगर्स, कोई भी एलर्जन है, कोई भी इन्फेक्शन है, कोई इंड्यूस्ड एक्सरसाइज इंड्यूस्ड है, तो सबसे पहले आईजीई मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। अब जैसे ही आईजीई मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो गया तो दैट विल ट्रिगर द रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। अब ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हिस्टामिन हो सकता है, ब्रेडिकाइनिन हो सकता है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट मास्ट सेल से रिलीज होना शुरू हो जाती हैं, इन यूसिनोफिल से हिस्टामिन ग्रेन्यूल की फॉर्म में रिलीज होना शुरू हो जाती है। अब ये इस तरह से ना दो रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाती हैं, वन इज अर्ली फेज रिस्पॉन्स एंड सेकंड वन इज लेट फेज रिस्पॉन्स। जो अर्ली फेज रिस्पॉन्स होता है, इसमें जो पीक वैल्यू होती है वो विद इन 30 to 60 मिनट्स के अंदर पीक वैल्यू होना शुरू हो जाती है। उसके बाद लेट फेज रिस्पॉन्स होता है। लेट फेज में ये होता है कि जो पीक वैल्यू है इसकी 5 to 6 आवर्स में कंप्लीट होती है जाके। ओके, तो जो अर्ली फेज होते हैं, ये अर्ली रिस्पॉन्स होता है, ये एक्यूट रिस्पॉन्स होता है। उसके अंदर पहला जो काम हो रहा होता है वो ब्रोंकियल मसल की कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है। ब्रोंकियल स्मूथ मसल की कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाती है, म्यूकस सेक्रेट होना शुरू हो जाता है और वेस्कुलर लीकेज होना शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एक्सुडेशन। इसके अलावा मिकोजल एडिमा होना शुरू हो जाता है। अब ये जैसे ये सारी कंडीशन होगी तो दैट विल लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल एयरवे। स्मॉल और लार्ज एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ऑब्स्ट्रक्शन होने के रिजल्ट में एयर ट्रैपिंग होना शुरू हो जाएगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी और हाइपोक्सीमिया होना शुरू हो जाएगा। दैट वाज इन द एक्यूट फेज एंड अदर इज लेट फेज रिस्पॉन्स, क्योंकि पीक वैल्यू उसकी 5 to 6 आवर्स होती है। इसमें इन्फिल्ट्रेशन विद यूसिनोफिल और न्यूट्रोफिल से इन्फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है। इन्फ्लेमेशन होती है, ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है जो कि विद इन 1 to 2 डेज में होता है। और इन्फिल्ट्रेशन विद मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स के साथ होती है। दैट विल आल्सो ट्रिगर लार्ज और स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। बाकी सेम एयरवे ट्रैपिंग होना शुरू होगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी और हाइपोक्सीमिया होना शुरू हो जाएगा। तो ये अर्ली और लेट लेट रिस्पॉन्स है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रोंकोस्पैज्म होना शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। और अर्ली फेज के अंदर जो पीक वैल्यू हमने पहले भी डिस्कस किया कि 30 to 60 मिनट्स होता है पोस्ट एक्सपोजर और सबसाइड्स करता है 30 मिनट से लेकर 1 आवर के अंदर लेटर ऑन। कैरेक्टराइज्ड बाई प्राइमरली बाई ब्रोंकोस्पैज्म होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाती है, एयरवे नैरो होते हैं। एयरवे जैसे ही नैरो होंगे तो जो एयरवे नैरो होने के रिजल्ट में जो एयर ने आउट होना होता है, ये एक्सेलेशन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। साथ में सेक्रीशन इंक्रीज हो चुकी होती है, एडिमा फॉर्मेशन हो चुकी होती है और स्पूटम प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। इसके रिजल्ट में पेशेंट वीजिंग एक्सपीरियंस कर रहा होता है, चेस्ट टाइटनेस हो रही होती है, डिज्नी हो रहा होता है और कफ एक्सपीरियंस कर रहा होता है। लेट फेज रिस्पांस के अंदर प्राइमरीली इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, जिसमें हिस्टामिन या अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जो मजीद हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू एलर्जन और अदर स्टिमुलाई के रिजल्ट में एयरवे को मजीद नैरो करना शुरू कर देते हैं। इन्फ्लेमेशन वर्सन होती जाती है। अब जैसे एयरवे वर्सन होएगी तो उसके रिजल्ट में जो एयरवे रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, एयरवे ट्रैपिंग नहीं हो रही होती है अल्वोलाई तक और हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग होना शुरू हो जाती है। If the airway inflammation is not treated or does not resolve, may lead to irreversible lung damage. फिब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। ये डायग्राम है, क्योंकि जैसे ही एस्थमा के अंदर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होएगी तो म्यूकस फॉर्मेशन होएगी तो एयरवे जो है नैरो होना शुरू हो जाएगा। ये ब्रोंकोस्पैज्म होना शुरू हो जाता है, स्मूथ मसल की कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाती है, जो एयरवे है वो स्वेल होना शुरू हो जाता है। मिकोजा लाइनिंग जो थी या म्यूकस जैसे ही प्रोड्यूस होता है तो वो मिकोजा लाइनिंग के साथ अडेयर होता है। अडेयर होने की वजह से जो एयरवे का नॉर्मल डायमीटर है उसको डिक्रीज कर देता है। रिडक्शन इन एयरवे डायमीटर होता है, इंक्रीज इन एयरवे रेजिस्टेंस रिलेटेड टू म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन, कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्मूथ मसल हो सकता है या एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन दैट विल लीड टू रिडक्शन इन एयरवे डायमीटर। एयरवे डायमीटर कम होने के मेन काजेज इसके अंदर म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन है, सेकंड वन इज स्मूथ मसल की कंस्ट्रिक्शन है एंड थर्ड वन इज एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन।
ओके, इसके अलावा अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर देखा जाए तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मेनली हमें फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ वीजिंग, ब्रेथलेसनेस, कफ और चेस्ट टाइटनेस हो रही होती है। इसके अलावा wheezing, unreliable sign to gauge severity of attack. Severe attacks can have no audible wheezing due to reduction in airflow. Silent chest is ominous sign of impending respiratory failure. अगर silent chest है तो उसके रिजल्ट में पेशेंट respiratory failure में भी जा सकता है। इसके अलावा सफोकेशन हो सकती है, पेशेंट एंग्शियस हो सकता है और जो सिक्रीशंस है उसको मोबिलाइज करना मे बिकम मोर डिफिकल्ट। एग्जामिनेशन अगर की जाए पेशेंट्स की तो एक्यूट अटैक में हमें रेस्टलेसनेस मिलेगी विद हिपोक्सीमिया, एंजाइटी उसकी इंक्रीज हो चुकी होती है, उसका जो बिहेवियर है दैट विल बी इनएप्रोप्रिएट। इसके अलावा पल्स और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है और पल्स पैराडॉक्सेस होते हैं जिसमें ड्रॉप इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेटरी साइकिल। कॉम्प्लिकेशन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेटस एस्थमेटिकस हो सकता है। स्टेटस एस्थमेटिकस इज ए लाइफ थ्रेटनिंग attack refractory to usual treatment where the patient possess risk for respiratory failure। अगर पेशेंट्स को टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे तो दैट विल लीड टू स्टेटस एस्थमेटिकस और स्टेटस एस्थमेटिकस रिस्क फॉर रेस्पिरेटरी फेलियर है, पेशेंट्स की डेथ भी हो सकती है रेस्पिरेटरी फेलियर में जाके। डायग्नोस्टिक स्टडीज़ हमने उस दिन भी डिस्कस की थी कि डायग्नोस्टिक स्टडीज़ में हम क्या क्या करवा सकते हैं, लाइक डिटेल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएफटी करवा सकते हैं, पीक फ्लो मॉनिटरिंग करवा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, एबीजीएस एनालिसिस करवा सकते हैं, जिससे हमें एक इंडिकेटर मिल जाता है इन सारी चीज़ों से कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या हाइपर इन्फ्लेशन तो नहीं है, क्या लंग्स के अंदर कोई इन्फिल्ट्रेट प्रेजेंट तो नहीं है, जो एयरवे है वो नैरो तो नहीं हो चुकी है, उसके अंदर म्यूकस फॉर्मेशन तो नहीं हो गई या म्यूकस प्लग फॉर्मेशन तो नहीं हो चुकी। तो ये सारी इंडिकेटर्स, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जो हमें एस्थमा के लिए इंडिकेशन दे रहे होते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट वी विल गो फॉर पल्स ऑक्सीमीट्री, जिसमें हम सैचुरेशन देख रहे होते हैं कि सैचुरेशन डेविएट तो नहीं कर रही, ड्रॉप तो नहीं कर रही, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा तो नहीं हो रहा। इंस्टेड ऑफ दैट एलर्जी टेस्टिंग, दैट इज़ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। एलर्जी टेस्टिंग में ये होता है कि देखें आईजीई जो इंड्यूस्ड होती है दैट आर बाई सम इलर्जन्स। अब ये इलर्जन कोई भी हो सकता है, तो अगर आईजी इंड्यूस्ड हो रही होती है तो डेफिनेटली वी हैव टू नो दैट कि इट इज़ इंड्यूस्ड बाई सम इलर्जन्स, बाई सम एंटीजेंस। एंड अदर टेस्ट इज यू लेवल ऑफ यूसिनोफिल। स्पूटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा सकते हैं। स्पूटम कल्चर और सेंसिटिविटी में हमें अगेन रूल आउट किया जा सकता है कि दैट विल बी ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड विच ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड या विच एंटीबायोटिक्स आर रिकमेंडेड फॉर दैट टेस्ट, फॉर दैट पेशेंट। कोलैबोरेटिव केयर्स के अंदर वी गिव एजुकेशन टू द पेशेंट्स एंड वी इनकरेज पेशेंट फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। एजुकेशन में we will start at the time of diagnosis, integrate into every step of the clinical care। एंड सेल्फ मैनेजमेंट में हम पेशेंट्स को डिफरेंट स्ट्रेटजीज बता रहे होते हैं कि पेशेंट ने अगर एस्थमेटिक अटैक होता है तो उसमें उसने कैसे अपने आप को मैनेज करना है। वेल, instead of that, अगर a patient have a asthmatic episode, then O2 therapy should be started and monitored with pulse oximeter or IBG's analysis in the severe cases। इसके साथ साथ कोलैबोरेटिव केयर में आपने इनहेल्ड बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट बाईमीटर डोज इनहेलर के साथ, सकेसर के साथ या नेबुलाइजर के साथ देने होते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर इंडिकेटेड इफ द इनिशियल रिस्पॉन्स इज इनसफिशिएंट। अगर इनसफिशिएंट हो गया तो देन वी विल रिकमेंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। These are therapies। स्टेटस एस्थमेटिकस क्या होता है कि मोस्ट थेराप्यूटिक मेजर्स आर द सेम एज फॉर एक्यूट और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड डोज फॉर आपके ब्रोंकोडाइलेटर्स। अगर एस्थमा को ट्रीट करते हुए पेशेंट की कंडीशन डिटोरिएट कर रही है, वर्स होती जा रही है, मीन के पेशेंट स्टेटस एस्थमेटिकस को लीड कर रहा है, तो देन वी हैव टू इंक्रीज द डोज या फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर्स। Same condition with the beta-adrenergic agonist, nebulizer therapy may be indicated. Instead of that, bronchodilators and steroids are highly recommended to treat the status asthmaticus. If the patient is going to respiratory failure, then then ventilator is highly recommended for that patient. Okay,
इसमें जो ट्रीटमेंट्स हैं जिनमें आईवी कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग है, सप्लीमेंट O2 टू अचीव द वैल्यू ऑफ 90%. If the IV fluids are given due to insensible water losses या fluid losses or mechanical ventilation is required if there is a no response to treatment. Drug therapy, we will give two types of drug therapy. One is short term and other one is quick relief. Long term control medications and quick relief medications. Quick relief medications mean that medications that treat the symptoms of exacerbation in a short period of time. And long term control medications achieve and maintain the control of persistent attack of the asthma. Bronchodilators like beta-2 adrenergic agonists that have albuterol, salbuterol like Ventolin है, Clenels हैं, they act in a minutes and last mainly 4 to 8 hours. It will be indicated in short-term relief of bronchoconstriction and treatment of choices and acute exacerbation. Instead of that, bronchodilators used in preventing bronchospasm precipitated by exercise or other stimuli. It may be a stimuli, an allergen, antigen, and whatever the condition is. Bronchodilators mainly 8 to 12 hours or 24 hours किए जा रहे होते हैं usually for natural asthma and avoided contact with the tongue to decrease side effects. Can be used in combination therapy with inhaled corticosteroids. Anti-inflammatory drugs that contains corticosteroids like beclomethasone है, prednisone है, prednisolone है. These drugs suppress inflammatory responses especially. Or form is used in long-term control like beclomethasone है, dexamethasone है. These are also steroids, and these are used for long-term to manage the persistent asthma. Instead of that, muscle stabilizers like bromelain है या nidopromol है that inhibits the release of histamine. If histamine is released is inhibited, then there is no inflammatory exacerbation. If the inflammatory exacerbation can be prevented, then definitely it will lead to bronchodilation. Otherwise, when the histamine is released, it will definitely decrease bronchoconstriction. Other conditions are inflammatory exudations that will reduce the diameter of the airway, and persistent mucus production is highly exacerbated. Effective in the exercise-induced asthma and will be used before 10 to 20 minutes before the start of the exercise. Well, other therapies are like nicotine inhibitors that are Mondilo sodium that will inhibit especially the occurring edema in the airway. Instead of that, nicotine inhibitors also have a inflammatory as well as bronchodilatory effect on the patient's airway if the patient have a asthma. Have any questions related to asthma? Let me know. Otherwise, we are going to start ARDS. So, what is ARDS? You have 2 to 3 minutes. Let me know regarding the asthma. If you have a query, let me know kindly, and then we will start ARDS.
Well, welcome back. So we are going to discuss respiratory distress syndrome or ARDS, acute respiratory distress syndrome. This is an acute respiratory disorder, a life-threatening condition, a lung-threatening lung condition that prevents enough oxygen from getting into the blood. That was first described by Shaws and colleagues in 1967. It has a variety of names like stuffed lung, shock lung, wet lung, post-traumatic lung, adult respiratory distress syndrome, adult hyaline membrane disease, Capri-Leaken syndrome, congestive atelectasis. These are other names of ARDS. If we define ARDS, so ARDS is a sudden and progressive form of acute respiratory failure in which the alveolar capillary membranes become damaged and more permeable to intravascular fluid, resulting in severe dyspnea, hypoxemia, and diffuse pulmonary infiltrates. Okay, there are certain phases of ARDS, like one is acute phase, second one is subacute phase, and third one is chronic phase. In acute phase, the exacerbation या exudation या inflammation starts in 0 to 3 days, that is characterized by acute development of decreased pulmonary compliance as well as arterial hypoxemia. Okay, second one is subacute phase. Subacute phase that starts mostly like a proliferative phase and it develops into 4 to 10 days. In this phase, alveolar spaces are increased and refractory pulmonary hypertension occurs as a result of chronic inflammation and scarring of alveolar capillary units. And in the chronic phase, fibrosing alveolitis occurs that requires more than 10 days. In these phases, mainly we have seen that especially the pulmonary compliance is going to decrease, arterial hypoxemia occurs, and that will lead to ARDS. There are certain causes of ARDS like direct injury or indirect injury. Indirect injury, we have regional consolidation, alveolar damage, and indirect injury, we have pulmonary vascular congestions, interstitial edema, and less severe alveolar involvement. And damage to endothelium, damage to capillary endothelium and alveolar endothelium instead of disruption of normal and epithelium fluid transportation, impaired reabsorption of edema fluid, and damage to type 1 and type 2 pneumocytes, impaired surfactant productions, reepithelialization and repair of damaged epithelium alveoli. If we talk about the pathogenesis, ultimately cytokines related inflammation occurs that will lead to activation of macrophages, activated macrophages, chemotaxis, and activated neutrophils will increase pulmonary edema in the injured and uninjured lungs, and that will lead to multi-organ failure syndrome modes. Fibrotic stage after 5 to 7 days, fibrosing alveolitis occurs, initiated by interleukin 1.
tumor necrotic factor, and other cytokines. Alveoli filled with mesangial cell, collagen, and new blood vessels. Resolution phase, that removal of soluble proteins by diffusion in between epithelial cell and interstitium. Insoluble protein occurs by endocytosis and phagocytosis by macrophages. Type 2 cells initiates reepithelialization and repair of the alveoli. That is a diagram in which there is a normal and injured alveoli during the acute phase. Alveoli space is normal. Alveolar macrophages are here. Surfactant is secreted by type 2 alveoli cell या pneumocytes. Lung compliance is normal. RBCs are moving, and in the damaged area, in the injured area, mostly you've seen that there is a activation of inflammatory mediators that will lead to activation of macrophages, that will activate to platelet activating factor, tumor necrotic factors, histamine, bradykinin, whatever these chemical mediators are released in that area, definitely inflammatory exudation occurs. When there is an inflammatory exudation, having of airway, so at the end जो ऑक्सीजनेशन होनी होती है वो ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही होती. That will lead to hypoxemia. There is a schematic diagram. In schematic diagram, you will see how occurs ARDS. Like injury, it may be direct or indirect. That will damage the lung, damage type 2 alveolar cells. टाइप 2 एलुलर सेल जैसे डैमेज होंगे तो उसके रिजल्ट में जो सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज टाइप 2 एलुलर सेल सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं. अब जैसे ही सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी होगी, दैट विल लीड टू डिक्रीज एलुलर कंप्लायंस एंड रिकॉइलिंग एबिलिटी. तो लंग्स के अंदर जो कंप्लायंस और रिकॉइलिंग एबिलिटी है दैट विल रिड्यूस्ड. लंग्स कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगे, दैट इज नोन एज एटीलेक्टेसिस. और एटीलेक्टेसिस के रिजल्ट में वन इज hyaline membrane formation and second one is decreased compliance. When there is a hyaline membrane formation and when the lung compliance is decreased, that will lead to impaired gas exchange. And when there is a decreased lung compliance, that is again known as ARDS. Other condition is release of vasoactive substances like inflammatory mediators, that are serotonin hai, histamine hai, bradykinin hai, that will lead to bronchoconstriction. When there is a bronchoconstriction, definitely there is a impairment in the gas exchange. And second one is it will increase alveolo-capillary membrane permeability. When the capillary permeability increases, वहाँ पे आउटवार्ड माइग्रेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड फ्लूइड कैपरीज के अंदर लीक आउट होना शुरू हो जाएगा. जैसे ही फ्लूइड कैपरी के अंदर लीक आउट होएगा, दैट इज नोन एज पल्मोनरी एडीमा. पल्मोनरी एडीमा बनेगा. पल्मोनरी एडीमा अगेन इम्पेयरमेंट इन द गैस एक्सचेंज काज करेगा. एंड फोर्थ वन इज दैट कि वेस्कुलर नर्विंग ऑफ एंड ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी. अब जैसे ही प्लग फॉर्मेशन होएगी या म्यूकस सेक्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होएगी, तो दैट विल लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन होएगी. अदर कंडीशन इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन अगेन लीड टू ARDS. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, लाइक डिज़निया होना शुरू हो जाता है, एंजाइटी होती है, एजिटेशन हो रही होती है, और हाइपोक्सीमिया रिफ्रैक्टरी टू सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, हाइपरकैप्निया हो रहा होता है, एसिडोसिस हो रही होती है. Instead of that, lungs scattered of normal alveoli along with various grades of severity if involvement. एक्सरे अगर बाइलेटरल करवाया जाए तो बाइलेटरल एक्सरे के अंदर इन्फिल्ट्रेट शो होंगे, पैचेस आना शुरू हो जाएंगे, एसिमेट्रिक होगा, में एसोसिएटेड प्लूरल फियन को लीड कर रहा होता है. ये प्रोग्रेसिव फिब्रोसिंग एल्वुलाई या एल्वुलाइटिस होएगा तो परसिस्टेंट हाइपोक्सीमिया होएगा, कंप्लायंस डिक्रीज हो चुकी होगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, दैट विल माइट बी राइट साइडेड वेंट्रिकुलर फेलियर. राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है. लेट साइन और सिम्टम्स में अगर देखा जाए तो लेट साइन और सिम्टम्स में सीवियर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होएगा, लेबर्ड होएगा, रैपिड ब्रीदिंग होना शुरू हो जाएगी,
एसओबीज हो रहा होगा, टेकिकार्डिया होएगा, साइनोसिस होएगी, ब्लूइश स्किन, लिप, नेल्स होना शुरू हो जाएंगे, प्रोटिस्पोटा प्रोड्यूस हो रहा होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही होती है, इंस्टेड ऑफ दैट अब नॉर्मल लंग साउंड्स होते हैं लाइक क्रैकल्स दे ऐड होना शुरू हो जाएंगे, डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस और डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इंस्टेड ऑफ दैट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पहली चीज़ तो ये है कि हिस्ट्री ऑफ अबव सिम्टम्स हमारे पास होना ज़रूरी है, पेशेंट से कंप्लीट हिस्ट्री लेनी चाहिए। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन है, फिजिकल एग्जामिनेशन में अस्कल्टेशन रिव्यूज अबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स, अस्कल्टेशन आपने की है, अगर उसके ऊपर अबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स हैं तो एक इंडिकेटर्स है। तो फर्स्ट टेस्ट डन जिनके अंदर एबीजीज एनालिसिस है, ब्लड टेस्ट होते हैं, चेस्ट एक्सरे करवाया जा रहा होता है, ब्रोंकोस्कोपी होती है और स्पूटम कल्चर एनालिसिस करवाया जा रहा होता है। अदर टेस्ट जिसके अंदर चेस्ट सीटी स्कैन है, एंडोकार्डियोग्राम है टू रोल आउट राइट साइडेड वेंटिकुलर फेलियर को रूल आउट करने के लिए इको करवाई जा रही होती है, माइट भी देर से पल्मोनरी एडिमा। मेडिकल मैनेजमेंट में ये होता है कि चाइल्ड या कोई भी एडल्ट है विद ARDS से हॉस्पिटलाइज हो चुका है तो उसको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़ जाती है, आईसीयू में की। नॉन स्पेसिफिक थेरेपी फॉर द ARDS मे एग्जिस्ट, जिसमें सपोर्टिव मेजर्स होती हैं लाइक सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, मैकेनिकल रेस्पिरेशन उसको दे रहे होते हैं, और पोजीशनिंग स्ट्रेटजी है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पोजीशनिंग स्ट्रेटजी के अंदर टर्न अ चाइल्ड या कोई भी एडल्ट है फ्रॉम स्पाइन टू प्रोन करवा रहे होते हैं, और अनदर पोजीशन इज लेटरल रोटेशनल थेरेपी और फ्लूइड थेरेपी दी जा रही होती है। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ अंडरलाइंग डिजीज या कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा रहा होता है। रेस्पिरेटरी सपोर्ट के अंदर बेसिक वेंटिलेशन स्ट्रेटजीज है जिसका गोल ये होता है कि एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन को मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज होती हैं डिफरेंट, जिनके अंदर पहली जो स्ट्रेटजी है कि आपने रीजनल ओवर इन्फ्लेशन से प्रिवेंट करना होता है। दूसरी कंडीशन रिपीटेडली ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ जो एल्वोलाई हो रहा है या ओपन लंग स्ट्रेटजी है उससे अवॉइड करना होता है। तीसरी कंडीशन परमिसिव हाइपरकैप्निया से प्रिवेंट करना होता है, और फोर्थ वन परमिसिव हाइपोक्सीमिया से प्रिवेंट करना होता है। इस तरह पेशेंट्स को मैनेज किया जा रहा होता है। गॉट इट? क्वेरी, क्वेश्चंस?